नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। सभी प्यारे सभी प्यारे भाई, सभी प्यारी बहन यहाँ पर लाइव हैं और मैं सभी से यही कहूँगा कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हालांकि मैं देखता रहता हूँ, कमेंट्स भी मैं देखता हूँ जिन पर मेरी नज़र पड़ जाती है, तो मैं यही कहूँगा कि आपकी तैयारी लाजवाब है। और मैं इतना आश्वासन, इतना भरोसा, इतना वादा आपसे कर सकता हूँ कि पॉलिटी में आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं होगा जिसको आप स्किप करोगे। ये मेरा विश्वास है, आप लोगों पर भरोसा है कि आप लोगों को जितना क्लास में पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर पॉलिटी नहीं आएगा। ये दावा है, 101% ये दावा है, ठीक है। और मैं आपको एक वादा और कर रहा हूँ, जब जीडी का सम्मान समारोह होगा तो उसमें मैंने आपको शायद पहले भी 2 दिन पहले, शायद पिछले सप्ताह ये प्रॉमिस भी किया था कि आज तो मैं शायद पहन के नहीं आया हूँ, ये तो दूसरी है। एक मेरे पास दूसरी स्मार्ट वॉच है, वो मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा। जिसका पॉलिटी में जो बच्चा मुझे ये कह देगा कि सर मैंने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया, मैं उसे अपनी स्मार्ट वॉच एप्पल 8 सीरीज की है तो वो मैं इसको गिफ्ट कर दूंगा। जिसने मुझे ये बता दिया कि सर देखो ये मेरी आंसर की है और इसमें मेरा पॉलिटी का एक भी गलत नहीं है, मैं उसको अपनी तरफ से, अपनी एप्पल वॉच है वो 8 सीरीज वाली, तो वो मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा। ये मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था, ठीक है। तो आप लोगों को बस यही करना है कि अच्छे से कंटेंट को पढ़ना है, सारी चीज़ों को आप लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे राजभाषा के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं चर्चा कर लूँ तो आप लोग बताएंगे। यहाँ अगर मैं चर्चा करूँगा आप लोगों से तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सर राजभाषा, हम लोग यहाँ पर राजभाषा के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा तो आप लोग मुझे बताएंगे सर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। हमने कल पढ़ा था कि सर संविधान के किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ें बात कर लेते हैं कि सर हमने ये पढ़ा था कि इसका जो वर्णन था वो संविधान के भाग 15 में है, 17 में है, किस में होगा? तो भाग 17th ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा करता है। हमने ये भी पढ़ा कि भैया भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को, 14 सितंबर को, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि सर ये बताइए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर कौन सी? तो आप लोग मेरे मित्र बता देना कि सर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम बात कर रहे थे संघ की राजभाषा, हमने पढ़ना है संघ की राजभाषा। किसकी? संघ की राजभाषा। कल भी मैंने ये पढ़ाया था, संघ की राजभाषा। तो आप कहेंगे सर संघ की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। आप कहेंगे सर, आप यहाँ पर पढ़ेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ पर क्या होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ठीक है जी, ऑफ यूनियन। अब यहाँ पर मैंने ये भी कहा था कि मैं एक बार थोड़ा सा इसमें रिवाइज करा देता हूँ कि सर अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक था इसमें। तो आर्टिकल 343 से लेकर 344 तक ये हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि सर अनुच्छेद 343 क्या कहता है, क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 343 में? तो आप कहेंगे सर आर्टिकल की अगर बात होगी, ये कल भी मैंने आपको बताया है, बस थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं आप लोगों को कि अनुच्छेद 343 में लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? तो आप लोग क्या बताएंगे? जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है।
चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हम बात कर रहे हैं संघ की राजभाषा। बताइए संघ की राजभाषा कौन सी है? तो आप क्या कहेंगे सर, संघ की राजभाषा कौन सी होगी? तो आप कहेंगे सर इसमें लिखा है संघ की राजभाषा हिंदी है। संघ की राजभाषा कौन सी है? राजभाषा हिंदी है। कौन सी है जी? हिंदी। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि सर राष्ट्रभाषा कौन सी है भारत की? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नेशनल लैंग्वेज अगर पूछ ली जाए, तो आप क्या कहोगे? नेशनल लैंग्वेज अगर पूछी जाएगी तो आप क्या कहोगे? तो आप क्या कह दोगे बेटा? नेशनल लैंग्वेज है क्या कोई? कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इन चीज़ों पर आप लोग विशेष ध्यान रखना। इन चीज़ों पर आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि सर भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर हिंदी ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है जी? हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर पूछ ले कि सर हमारी लिपि कौन सी है, अगर यहाँ पर पूछ ले कि सर भारत की लिपि कौन सी है, स्क्रिप्ट कौन सी है, तो आप कहेंगे सर स्क्रिप्ट कौन सी होगी? देवनागरी। कौन सी होगी? देवनागरी। तो आप कहेंगे सर क्या हो जाएगी? देवनागरी। कौन सी होगी जी? देवनागरी। क्या यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे? किसी को कोई भी समस्या अगर है तो आप लोग मुझे बताइए। आप लोग मुझे बताएं कि कोई भी समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। चलिए, सिंपल सी चीजें हैं क्या? सिंपल सी चीजें हैं ये। अब बात आती है सर अनुच्छेद 300। देखिए 343 में क्या लिखा है? अब हमारी जो अंग्रेजी भाषी राज्य हैं उन्होंने हिंदी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हिंदी को जब स्वीकार नहीं किया, एसी बंद करो। हाँ जी, जब उन्होंने हिंदी को जब स्वीकार नहीं किया, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि एक अधिनियम आया। क्या अधिनियम था? तो अधिनियम ये आया कि ये किसमें लिखा हुआ है? तो 343 सब क्लोज 1। अब एक आर्टिकल और है 343 सब क्लोज 2 कि सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 343 सब क्लोज 2 क्या कहता है? इसकी अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो ये क्या कहता है? थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा, थोड़ा सा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज है जी? इसमें लिखा था कि 1965 तक अंग्रेजी ही शासकीय भाषा की लिए प्रयोग की जाएगी, कि 1965 तक, जबकि 1950 में हिंदी को बेटा राजकीय भाषा, राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन ये डिसाइड किया गया 1965 तक कि हिंदी के साथ जो है हिंदी यूज नहीं होगी, अंग्रेजी को यूज करेंगे। कि भैया 1965 तक ऑफिशियल यूज केवल अंग्रेजी को किया जाएगा। कि सर इसमें क्या लिखा था मेरे बच्चे? इसमें लिखा था 1965 तक अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश ही ऑफिशियल यूज के लिए, ऑफिशियल यूज में प्रयोग की जाएगी, प्रयोग या यूज की जाएगी। कहां लिखा है ऐसा? अनुच्छेद 343 खंड 2 में लिखा हुआ है। लेकिन फिर जरूरत यह पड़ी कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए भारत में एक संविधान संशोधन करने की नीड पड़ गई। तो हुआ ये कि भैया एक कानून बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया। और उस अधिनियम की मैं बात करूं, उस अधिनियम की अगर मैं बात करूं, तो आप कहेंगे सर 1963 में राजभाषा अधिनियम आता है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आता है। ठीक है, एसी बंद करो। ये लिख लिया हो तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे चलता हूं। यहां तक आप लोगों ने अगर लिखा हो तो प्लीज मैं आगे चलता हूं। जी लल्लन यादव जी, मेरा भी बेटा यही, मैं पूरा ध्यान रखूंगा इन चीजों का। ठीक है जी। चलिए हम लोग यहां पर बात करते हैं, नोट डाल दीजिए, एक नोट डालिए। और इस नोट में मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं कि भैया संसद में एक अधिनियम बनाया गया जिसे राजभाषा अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया? बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राजभाषा अधिनियम। कि सर राजभाषा अधिनियम कब आता है?
अधिनियम, इसको हम क्या बोलेंगे, राजभाषा अधिनियम 1963 में बना, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कहेंगे, जो कि 1963 में बना। और इसमें क्या कहा गया था, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा जाता है, इसमें यह कहा गया भैया, क्या कहा गया मेरे लाल, इसमें कहा गया कि अंग्रेजी के साथ साथ अब शासकीय यूज में हिंदी लाई जाएगी। ऑफिशियल लैंग्वेज का अब बेटा प्रयोग किया जाएगा। कि भैया ये बताइए, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग कब किया गया। तो बेटा अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी जो शासकीय कार्य होंगे उनके लिए किया जाएगा। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग। तो मैं यहां पर अगर मैं बात कर लूं तो आप कहोगे राजभाषा अधिनियम 1963 की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो आप लोग बताना कि सर इसमें कहा गया कि अंग्रेजी के साथ साथ, अंग्रेजी या इंग्लिश, अंग्रेजी या इंग्लिश के साथ साथ, इंग्लिश के साथ 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 हिंदी का प्रयोग या यूज ऑफिशियल वर्क्स के लिए किया जाएगा। ऑफिशियल किसके लिए मेरे शेर, तो आप कहेंगे सर ऑफिशियल वर्क्स में किया जाएगा। कि सर हिंदी का प्रयोग कब से किया जा रहा है, ऑफिशियल यूजेस में, तो किया जाएगा। तो ये बनाया गया 1963 में। ठीक है जी, कब, 1963 में बना दिया गया। चलिए यहां तक आप लोग लिखिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात करते हैं। यहां तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे चल लेते हैं। क्यों भाई ऊपर क्यों नहीं जा रहा, चलिए ये हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अभी हम लोग लिखते हैं कि सर ये बताएं एक आर्टिकल और है, आर्टिकल है 344। 344 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है राजभाषा आयोग। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राजभाषा आयोग। अगर मैं राजभाषा आयोग की बात करता हूँ, राजभाषा आयोग, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, राजभाषा आयोग, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, लैंग्वेज कमीशन की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कि सर ये कब बनाया गया था। देखिए कौन से आर्टिकल में राजभाषा आयोग का गठन होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया जाता है। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें एक अनुच्छेद था 344 और इसमें लिखा हुआ था कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो जाएगा तो उसके 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया जाएगा। क्या होगा जी, एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है भैया, तो इसका गठन ये लिखा हुआ था कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद। तो कब बना ये, तो आप कहेंगे सर प्रथम राजभाषा आयोग कब बना होगा, तो ये 5 वर्ष बाद, यानी कि 1950 में तो लागू हुआ था संविधान, तो 1955 में राजभाषा आयोग बना होगा। क्या होगा, बना होगा। ठीक है जी, क्या बना होगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बिल्कुल मेरे शेर। तो यहाँ आप कहेंगे कि सर इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे सर इसके चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन कौन थे। तो यहाँ पर आप लोग लिखना कि सर इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था बेटा बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर। ठीक है, क्या कहा गया, बीजी खैर। बीजी खैर का पूरा नाम है बाल गंगाधर खैर। क्या नाम है जी, बाल गंगाधर खैर। ठीक है जी, बाल गंगाधर खैर। ठीक है, बाल गंगाधर खैर की अगर मैं यहाँ पर चर्चा कर लूँ
तो आप लोग बता देना कि सर पहला राजभाषा आयोग 1955 में बना था, जिसके अध्यक्ष बीजी खैर या बाल गंगाधर खैर थे, और उस समय जो भाषाएं थी जिनको मान्यताएं मिली हुई थी वो 14 थी, यानी कि 14 अन्य सदस्य रहे होंगे। एक तो इसमें प्रथम अध्यक्ष हो गए, एवं अन्य अन्य सदस्य कितने रहे होंगे, अन्य सदस्य कितने रहे होंगे, अदर मेंबर्स कितने होंगे। तो बेटा जितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं होती हैं, अदर मेंबर्स जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो मात्र 14 भाषाएं थी, तो इसमें 14 सदस्य होंगे। वर्तमान की बात कर लें, वर्तमान बाल गंगाधर तिलक नहीं, बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सर, ये तो हमें पता चल गया। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष है और 22 अन्य सदस्य हैं, क्योंकि वर्तमान में हमारी राजभाषाएं, अगर मैं बात करूं भाषाओं की, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। क्या मिला हुआ है? चलिए लिख लिया आप लोगों ने, यहां तक आप लोग लिख लेंगे सारी चीजों को। क्लियर है बेटा? यहां तक आप लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब बात करेंगे सर अनुच्छेद 344 खंड 4 की, क्योंकि मैं बहुत सेलेक्टेड चीजें ही पढ़ाऊंगा। अगर पूछ ले कि सर इसमें वर्तमान क्या क्या स्थिति है, इसमें वर्तमान क्या स्थिति होगी, तो वर्तमान में बेटा एक अध्यक्ष प्लस 22 सदस्य होंगे। एक तो अध्यक्ष होगा, 22 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सर एक आर्टिकल है इसमें, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 344 सब क्लोज 4। क्या लिखा है इसमें? इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाएगी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज, जेपीसी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। अब इसका मतलब है कि सर ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि भैया कब बनाई गई थी, तो राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन कब किया गया था, तो यहां पर आप लोग पढ़ना। चलिए हम बात करेंगे सर राजभाषा पर। मैं बहुत से लोग पढ़ा रहा हूं ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राजभाषा पर संयुक्त संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है जी। यहां पर आप लोग इसको लिखेंगे, इसको हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज हम कह सकते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है जी, ऑफिशियल लैंग्वेज। कि सर इसको कब बनाया गया था, अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि सर इसको कब बनाया गया है, तो आप कहेंगे सर इसको कब बनाया गया है, जल्दी जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत शानदार, लाजवाब। चलिए, हाँ जी, कौन बच्चा मुझे बताएगा, कौन कौन साथी बता रहा है कि सर इसका गठन कब हुआ था। तो हमने यहाँ पर तो ये पढ़ना है, हमने यहाँ पर पढ़ना है कि कहा गया कि 5 वर्ष बाद 1965 में, 1950 के 5 वर्ष बाद 1955 में एक राजभाषा आयोग बनेगा। फिर प्रत्येक 5 साल बाद, यानी कि 1965, 1975, 1985, फिर 1995, फिर 2005, ऐसे करके राजभाषा आयोग बनेंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ना था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, चलिए ये बता दीजिए किसी को कोई समस्या है। चलिए किसी को कोई समस्या अगर हुई हो तो प्लीज मुझे बताएं। चलिए, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी, बैक कर दूं? लीजिए मैंने बैक कर दिया। इतना समय क्यों लग रहा है भाई आपको लिखने में, इतना समय क्यों लग रहा है आपको लिखने में? किसी को कोई समस्या हो रही है? चलो लिख लो बेटा, इतना समय तो आपको नहीं लगना चाहिए। मैं तो इतनी ज्यादा चीजें करा भी नहीं रहा हूं, मैं तो आराम आराम से आज चैप्टर पूरा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
चलिए, लिख लिया अभी यहाँ तक। आगे बात करूँ, आगे बात करता हूँ। यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसका जो गठन है, इसका जो गठन है बेटा वो कब किया गया? 1967 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1967 में किया जाता है। ठीक है बेटा। हम बात करें राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति। ठीक है, अब ये कब किया गया मेरे लाल? तो आप लोग इसको पढ़ना कि सर इसका गठन हो जाता है 1967। हमने ये सारी चीजें आप लोगों की पढ़ ली। ठीक है जी, ये हमने सारी चीजें पढ़ ली। तो हम लोग यहाँ पर सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अब इसके अध्यक्ष कौन बन गए थे, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसके जो अध्यक्ष बने थे कि सर इसके अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बने थे? इसके चेयरमैन कौन बने थे? तो आप कहेंगे सर इसके चेयरमैन कौन बने थे? तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि सर इसके चेयरमैन कौन बने थे। तो वो चेयरमैन साहब कौन थे? तो आप कहेंगे कि सर जब राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी तो उसके अध्यक्ष थे जीवी पंत। कौन थे? जीवी पंत, जिन्हें हम गोविंद वल्लभ पंत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इन्हें हम, पूरा नाम है इनका गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। क्या नाम है? गोविंद वल्लभ पंत इनका नाम है। अब इसमें सदस्यों की बात करूं कि सर इसमें सदस्य कितने होंगे, तो बेटा इसमें सदस्य होंगे मेरे लाल, सदस्य होंगे कितने? इसमें सदस्य कितने हो जाएंगे भैया? तो आप क्या कहेंगे, इसमें सदस्य कितने थे? तो इसमें 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? इसमें 30 सदस्य थे। टोटल सदस्य कितने थे? इसमें 30। अब ये 30 सदस्य कहाँ कहाँ से लिए जाते थे? इसमें सदस्य थे 30, जैसे 20 और 10 में बांट दिया था। 20 सदस्य कहाँ से लिए गए थे? तो ये लोकसभा से लिए गए थे। कि सर इसमें जो 20 मेंबर्स हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये बेटा लोकसभा से। कहाँ से? लोकसभा से इसमें शामिल किए गए। और भैया 10 सदस्यों को हमने राज्यसभा से शामिल किया। कहाँ से? राज्यसभा से शामिल किया। ठीक है जी, कहाँ से? राज्यसभा से शामिल कर लिया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा मेरे लाल? तो आप कहेंगे सर लिख लिया यहाँ तक आप लोगों ने? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, एक गलती हो रही है। 1957 है और हमने 1967 लिखा है। क्या लिखा है जी? 1900। यहाँ पर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये 1957 हो जाएगा। कि सर पहली पहली राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन 1957 में किया गया था। यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्रथम, तो प्रथम राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन 1957 में किया गया है। क्लियर हो गई चीजें यहाँ तक? इसको एक बार नोट डाउन कर लो। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आनी चाहिए थी। आगे हम लोग बात करते हैं। बहुत ज्यादा समय मैं दे रहा हूँ, इससे ज्यादा लिखने का समय मैं नहीं दूंगा। अब आप लिख पा रहे हो या ना लिख पा रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? कि सर इतना तो हमने पढ़ लिया। चलिए अब स्थायी राजभाषा की बात करेंगे। सर स्थायी राजभाषा आयोग कब बनाया गया? इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं स्थायी राजभाषा आयोग। स्थायी राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग। सर स्थायी राजभाषा आयोग की स्थापना कब की जाती है? इसको हम क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर इसको हम बोलते हैं परमानेंट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। क्या बोलेंगे मेरे लाल इसको? परमानेंट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। परमानेंट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन।
ठीक है। मैं बहुत स्लो इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं हाथ से भी पढ़ा रहा हूँ और आपको समझना भी आना चाहिए कि भाई ये है क्या, कब बनाया गया था। तो इसको सबसे पहले कब बनाया गया, बस इसकी ईयर पूछा जाता है। तो इसे बनाया गया है 1961 में, इसकी स्थापना की गई। बस एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि सर इसकी स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट कब होती है, एस्टेब्लिशमेंट पूछी जाए, एस्टेब्लिशमेंट कब होती है, तो आप कहेंगे सर 1961 में इसकी स्थापना हो जाती है। बस अब इसके बाद आता है जी प्रादेशिक भाषाएं। कौन से आर्टिकल में आती हैं प्रादेशिक भाषाएं, रीजनल लैंग्वेज, तो अनुच्छेद 345 से 347 तक आएंगी। किस में आएंगी जी, तो मैं आपको बता देता हूं जी प्रादेशिक भाषाएं। अब हमारा नेक्स्ट प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं, ठीक है जी, प्रादेशिक भाषाएं। रीजनल लैंग्वेज मैंने हेडिंग भी डलवाया था पहले, तो आप कहेंगे सर रीजनल लैंग्वेज कि सर लैंग्वेज। चलिए अब सर ये बताइए कौन कौन से आर्टिकल हम इसमें पढ़ेंगे, तो 345 से लेकर 347 तक हम इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर चर्चा है कि सर अनुच्छेद 345 क्या कहता है कि किसी भी राज्य विधानमंडल के द्वारा उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली शासकीय भाषा के रूप में मान्यता देना, स्टेटस देना, ये किसका काम होगा, ये विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर का काम होगा। क्या लिखा है इसमें, बस इसमें ज्यादा बहुत सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा नहीं, यहाँ केवल ये बता दूंगा कि अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा को शासकीय भाषा या बेटा ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज की जाने वाली भाषा को हम क्या कह सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं। हम नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर मान्यता दे सकता है। क्या दे सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर मान्यता दे सकता है। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी पढ़ाऊं तो बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए कुल हिंदी भाषी राज्य कितने हैं, तो 8 हैं। चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोल देता हूं क्योंकि यहां लिखूंगा समय लगेगा, आप लोग लिखते रहना कि सर हिंदी भाषी राज्य कितने हैं। तो आप कहेंगे सर यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बेटा एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो वो आप लोग उसको पढ़ना। ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें आपसे पूछी नहीं जाएंगी, इसमें बहुत ज्यादा चीजें आपसे पूछी नहीं जाएंगी। यहां पर मैं लिख देता हूं आर्टिकल 346। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है कि सर इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है पत्राचार की राजभाषा, पत्राचार की राजभाषा की राजभाषा, राजभाषा। इसमें क्या लिखा हुआ है जी, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप लोग बताना सर ये क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन। ठीक है जी, चलिए फॉर कम्युनिकेशन, ओहो क्या हो जाएगा बेटा, कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा बेटा, कम्युनिकेशन। ठीक है। चलिए अब जैसे कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस भाषा में पत्राचार करना चाहता है, आपस में बातचीत करना चाहता है, राज्य दूसरे राज्य से, राज्य या राज्यों द्वारा आपस में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है जी, इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग की जाने वाली भाषा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए ये सारी चीजें। हाँ जी बहुत शानदार, हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रिपीट कर दो सर, हिंदी भाषा राजभाषा। बिल्कुल, हमारी भाषा कौन सी है, तो आप कहेंगे सर हमारी भाषा राजभाषा है। और मैंने राज्य भी बता दिए कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड,
झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये हिंदी भाषी राज्य हैं। ठीक है, मात्र 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। फिर अनुच्छेद 347 पर आ जाते हैं, आर्टिकल 346। यहां पर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद आर्टिकल 346 हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 347 में क्या लिखा है? राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा क्या दिया जाएगा? निर्देश दिया जाएगा। राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश, क्या निर्देश होंगे? राष्ट्रपति निर्देश क्या हो जाएंगे जी? तो आप कहेंगे सर जैसे डायरेक्शंस फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द प्रेसिडेंट, तो आप कहेंगे सर डायरेक्शन फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा बेटा क्या होगा? आदेश दिया जाएगा। अब ये कैसे? जैसे किसी राज्य में, यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, इसका मतलब ये है कि कोई राज्य है, जैसे कि मान लीजिए ये यूपी है। अब यूपी के इस क्षेत्र में कोई एक भाषा बोली जाती है, मान लीजिए जैसे कि सिंधी ही बोली जाती है, तो बेटा राष्ट्रपति सिंधी को राजभाषा के रूप में मान्यता दे सकते हैं। ये अधिकार किस में मिला हुआ है? तो ये अधिकार बेटा उन्हें किस में मिला हुआ है? अनुच्छेद 347 में। किस में मिला हुआ है? आर्टिकल 347 में। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सर सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा। इसकी भाषा बेटा, तो आप लोग ये लिख लेना कि सर सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा, इसमें सिंपल सा है, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना कि सर यहाँ पर क्या होगा, कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो अनुच्छेद 348 और 349 की सर कौन सी भाषा होती है? तो अंग्रेजी भाषा में ही बेटा विल वगैरह पेश किए जाते हैं। क्या पेश किए जाते हैं? अंग्रेजी भाषा में बिल पेश किए जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें हो गई, नहीं लास्ट डेट किसने कह दिया? आज लास्ट क्लास है। अभी तो बेटा यूपीएससी वगैरह कराऊंगा, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, इंपोर्टेंट आर्टिकल कराऊंगा। अभी तो 2-3 क्लास, 2 क्लास और होंगी, एक मंडे में, एक ट्यूसडे में, एक मंडे में। ठीक है सर, आपने पिछली बार 9 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य लिखवाया था। अच्छा, ओहो, चलो मैं देख लेता हूं फिर भैया। यूपी काउंट करो मेरे साथ, हो सकता है मैंने गलती कर ली हो। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और एक हिमाचल प्रदेश। हाँ, 9 राज्य, सही कह रहा बच्चा। मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, यहां पर थे ना हम, यही तो लिखना था हमें। चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं, इसमें एक लिख लेना कि सर हिंदी भाषी राज्य कितने हैं। मैं लिख देता हूं हिंदी भाषी राज्य कि भैया पूछा जाता है हिंदी भाषी राज्य कितने हैं, स्टेट्स कितने हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है। अब काउंट कर लेना, तो बेटा यूपी हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, क्या होगा? बिहार हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, क्या होगा? राजस्थान हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश होगा, क्या होगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ होगा, क्या होगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए काउंट कर लेंगे, 9 या 10 जितने भी हैं। छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन कौन सा बच गया? उत्तराखंड बचा। कौन सा बचा जी? उत्तराखंड बच गया। और बिहार बच गया। क्या बच गया? बिहार बच गया। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 10 हो रहे हैं, ये तो 10 हो गए। यूपी, एमपी, बिहार, ओहो बिहार यहां लिख दिया मैंने, 2 जगह लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 राज्य हो गए, 9 राज्य हो गए।
प्लस दिल्ली। दिल्ली हम जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। चलिए, तो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है दिल्ली, तो एक दिल्ली हो गई, 9 ये हो गए, तो बेटा 9 + 1 ये वो है जहां पर हिंदी बोली जाती है। ये वो स्टेट व केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है। इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। चलिए, यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी से, फिर मैं आगे चलता हूं, ठीक है जी। हाँ, बिहार 2 बार हुआ। चलिए, तो यहां पर आप लोग लिख लेना मेरे शेर, इसको जल्दी से, बिल्कुल। चलिए, जल्दी जल्दी से बताइए, इतना आप लोगों ने लिख लिया क्या? जल्दी से लिख लो बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आगे बात करते हैं। अभी कैसे छुट्टी हो जाएगी भाई? अभी कैसे छुट्टी हो जाएगी? चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ रहे थे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ रहे थे, तो हम यहाँ पर बात करेंगे सर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा का जिक्र कौन से आर्टिकल में किया गया है? अनुच्छेद 348 और 349 में किया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सर ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी बेटा, जैसे कि अगर मैं मान लूँ अनुच्छेद 348 कहता है संसद, राज्य, विधानमंडल, जो बिल्स या अधिनियम पेश किए जाएंगे वो बेटा किस भाषा में होंगे? तो बेटा आप कहेंगे सर यहाँ पर संसद में, राज्य विधानमंडल में जो भी अधिनियम या एक्ट्स आएंगे वो अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। अंग्रेजी भाषा का उसमें प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति से बेटा राजकीय भाषा में क्या किया जाएगा? आवेदन किया जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें होगा सुप्रीम कोर्ट में, संसद में, राज्य विधानमंडल में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा होगी उसका वर्णन अनुच्छेद 348 में है। इसमें हाई कोर्ट में राज्यपाल और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से बेटा किसी भी राजकीय भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। सिंपल है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 350 की। आर्टिकल 350 क्या कहता है? अनुच्छेद 350 क्या कहता है? इसमें क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 350 कहता है कि बेटा क्या लिखा है कि व्यथा निवारण के लिए भाषा, कि आप अपनी रिपोर्ट किसी भी भाषा में थाने में दे सकते हैं। दुर्गा पूजा के बाद क्लास बंद हो जाएगी। अरे दुर्गा पूजा में क्लास बंद नहीं रहेगा क्या? विवेक राजपूत, देखिए बेटा अभी तो कोई ऐसा है नहीं कि भाई क्लास बंद करनी पड़े, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा था, अनुच्छेद 350 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है व्यथा निवारण के लिए, व्यथा निवारण के लिए क्या है बेटा? इसमें आप व्यथा जो आपकी समस्या है निवारण के लिए भाषा, तो यहां पर आप कह सकते हैं सर लैंग्वेज फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंस, ठीक है जी। तो आप क्या कह सकते हैं? लैंग्वेज फॉर द रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा इसमें? ग्रीवेंसेस, जो भी समस्याएं होंगी, जैसे कि आपको केवल तमिल आती है और आप उत्तर प्रदेश में आ गए, तो आप बेटा उसको क्या करोगे? एक एप्लीकेशन दोगे। अब वो एप्लीकेशन थाने की जिम्मेदारी है, पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी है, थाने के जो प्रभारी होते हैं, थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन जो ऑफिसर होगा उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस एप्लीकेशन को ट्रांसलेट कराए। यही तो कारण है कि हर विभाग में अनुवाद विभाग होता है,
ठीक है जी। तो यहाँ पर अनुच्छेद 350 में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी भाषा, अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए किसी भी स्टेशन में कहीं भी कोई भी भाषा का यूज कर सकते हैं, किसी भी भाषा का यूज कर सकते हैं। अनुच्छेद 350 का क्या कहता है, अनुच्छेद 350 का क्या कहता है, तो इसको आप लोग बताएंगे कि सर अनुच्छेद 350 का को कब जोड़ा गया था। तो इसे जोड़ा जाता है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया मेरे लाल, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि मातृभाषा के लिए मातृभाषा का विकास होगा या मातृभाषा में शिक्षा होगी। तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 350 का कहता है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, मातृभाषा में शिक्षा, कि भैया बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी जरूरी है, कि भैया हिंदी जो हमारी क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज होने के साथ साथ हमारी मातृभाषा भी तो हम बोलते हैं, तो हम बेटा क्या करेंगे, एजुकेशन इन मदर टंग, ठीक है जी, मदर टंग हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर। नहीं बेटा ये सिंपल सा है, ये सिंपल सा है। उसमें बेटा दिल्ली पुलिस में राजभाषा आयोग से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यहाँ से जीडी में आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं जीडी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिल्ली पुलिस में इतना ज्यादा डीप नहीं आता है, राजभाषा से, ऑफिशियल राजभाषा से दिल्ली पुलिस में एक आध क्वेश्चन पूछते हैं बस, ठीक है जी, समझ गए आप लोग। आगे बात करते हैं कि सर अनुच्छेद 351 क्या कहता है, अनुच्छेद 351 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है हिंदी भाषा का विकास, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, हिंदी भाषा का विकास, भाषा का विकास, ठीक है जी। डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, क्या लिखा है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है जी। तो आप लोग कहेंगे सर इसमें क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये आप लोग लिखना कि सर हिंदी लैंग्वेज का विकास कौन से आर्टिकल में, 300 किस में है बेटा, 351 में, किस में, 351 में। अब दो और आर्टिकल बताऊंगा उसके बाद छुट्टी करूंगा। एक आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 120 और एक आर्टिकल हो जाएगा, एक आर्टिकल 210, कौन सा, 210 और 120। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखा है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, जाने वाली भाषा, ठीक है जी, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है, लैंग्वेज इन यूज ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सर संसद में पार्लियामेंट में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और यहां हम लिखेंगे राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, जिसे हम क्या लिख सकते हैं जी, इसको हम लिखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, क्या लिखेंगे इसको हम, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है जी। चलिए तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिखना, ठीक है। अब आप लोगों ने ये लिख ली होंगी, हालांकि ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हुआ। कल में आप, कल तो क्लास नहीं होगी, परसों क्लास होगी जिसमें हम लोग आपातकाल पढ़ेंगे, ठीक है, इमरजेंसी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है जी, समझ रहे हैं।
हाँ जी, कुछ बच्चे अगर आपको कॉमन कॉमन पढ़ना है तो बेटा कॉमन कोर्स लो। ये जीडी का है तो मैं जीडी को ही बेस मानकर पढ़ाऊंगा। मैं क्यों पढ़ाऊं भाई जीडी इसमें दिल्ली पुलिस का? फिर आप लोग मुझे गाली दोगे, अरे सर आप तो जीडी बैच में दिल्ली पुलिस पढ़ा रहे हो। बेटा जो जिस बैच के लिए होता है वो उसी बैच का पढ़ाया जाता है। अब जीडी में ये आता है मैं पढ़ा रहा हूँ, दिल्ली पुलिस में बहुत ज्यादा डीप यहाँ से ऑफिशियल लैंग्वेज से नहीं आता तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों मैं पढ़ाऊं भाई दिल्ली पुलिस में जब ये चीजें इतनी बहुत ज्यादा डीप उसमें नहीं आएंगी? जीडी में पूछा जाता है तो मैं बता रहा हूं आपको, बस सिंपल सी है। अरे बेटा समझने का प्रयास करा करो, ठीक है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।